मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर लेक्चर नंबर 5 जो हमने चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है ये। तो चलो देखते हैं लेक्चर नंबर 5 में क्या 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 ख़ास है, क्या नहीं है, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, तुम लोगों के लिए देखते हैं। चलो तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कंडक्टर्स अच्छे अच्छे के प्राण पकड़ उड़ जाते हैं इन कंडक्टर्स में, ठीक है। चिंता करने की वाले कोई बात नहीं है, उतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ अपना कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस लगाना, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, उतना कोई टफ नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे तो ये टॉपिक भी प्राण ले लेगा तुम लोगों का। लेकिन उतना घातक नहीं है जितना कि मैं एक्सप्रेस कर रहा कि बता रहा हूँ, उतना घातक नहीं है। सिर्फ अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, एकदम पानी की तरह इजी है। देखो, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी फील्ड में सपोज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है मतलब सपोज इधर में प्लस चार्ज है, ठीक है, इधर में माइनस चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्लस चार्ज से लेकर माइनस चार्ज की तरफ, यानी पॉजिटिव से आउटगोइंग, नेगेटिव की तरफ इनकमिंग, इसके बीच में अगर कोई कंडक्टर रखा गया तो उस पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस है, ठीक है। यही हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इस कंडक्टर में, ये जो कंडक्टर है, ये जो मेरा कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में क्या क्या चेंजेस आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, वो हम चर्चा करेंगे, वो हम देखेंगे धीरे धीरे। अब हम इस चैप्टर के, इस यूनिट के 70% तक आ गए हैं। आज का ये टॉपिक खत्म करेंगे तो हम यूनिट के 70% और इस चैप्टर नंबर 2 के हम लगभग 50% हम कवर कर चुके होंगे। चलो देखते हैं। तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। जब भी हमने एक स्फेरिकल शेल कोजेस थ्योरम का जो हम एप्लीकेशन जो किए थे, तभी हमने देखा था कि कंडक्टर के अंदर, स्फेरिकल शेल के अंदर, शेल तो एक कंडक्टर ही है, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज जो है, सॉरी चार्ज नहीं, चार्ज हम जीरो कंसिडर किए थे, जिसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आया था, मेरा जीरो आया था। ये हम पहले एप्लीकेशन में देख चुके हैं। अब क्यों जीरो आता है, जीरो क्यों आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों आता है, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है, ये अभी हम देखेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। कैसे? सपोज ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में रखा गया है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में रखा गया है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड पे रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस चार्ज से निकल रहा है, माइनस चार्ज की तरफ जा रहा है, तो ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, यानी पॉजिटिव से आउटगोइंग, नेगेटिव की तरफ इनकमिंग, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो, यानी ये जो कंडक्टर के अंदर जो है, मैं दूसरे किसी कलर से दिखा के देता हूँ। ये जो कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर ई नेट इक्वल्स टू जीरो आएगा, ई नेट इक्वल्स टू जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों जीरो आता है, क्यों जीरो आता है, ये हम अभी देखेंगे, देखते हैं। चलो, क्यों जीरो आता है, क्यों जीरो आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो, अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे अभी। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गौर करो, धीरे धीरे गौर करो। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है, ये जो है ये मेरे कंडक्टर है, ठीक है। ये इस कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है,
ठीक है, तो मेरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कामा द चार्जेस, चार्ज मतलब कौन, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था इस चैप्टर पे हम चार्ज ओनली हम इलेक्ट्रॉन ही पकड़ेंगे। ड्रिफ्ट टूवर्ड्स, ये हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, पहले ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे ऐसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ईपी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, लीविंग द पॉजिटिव कोर बिहाइंड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे, अपने पीछे क्या छोड़ते हुए जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन छोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में कौन रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कौन रहता है कंडक्टर में, कौन रहता है सर, कंडक्टर में रहता है मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, कहां से कहां तक, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, ड्रिफ्ट करता है, अपने पीछे क्या छोड़ता हुआ जाता है, पॉजिटिव कोर छोड़ता हुआ जाता है, पॉजिटिव चार्ज छोड़ता हुआ जाता है। ठीक है, एट एन इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रॉन मूव किया जिसके वजह से एक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी वेक्टर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, और नेट इलेक्ट्रॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा E0 है। ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा E0 है, यानी EP मेरा इस तरफ है, EP वेक्टर मेरा इस तरफ है, और E0 वेक्टर मेरा इस तरफ है। ये E0 वेक्टर मेरा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और EP वेक्टर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट मूव कर रहा है, जिसके वजह से एक पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। यानी EP वेक्टर जो है, यानी ये जो EP वेक्टर जो है ये मेरा पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। EP वेक्टर इक्वल्स टू पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से। कहां से कहां तक, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक मूव किया, कि सर इलेक्ट्रॉन मूव किया फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। अब कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, कहां पे रहते हैं सर, कंडक्टर में रहते, घूम फिर के हम कंडक्टर में क्या रहते हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब भी कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, तब इलेक्ट्रॉन मूव करता गया, अपने पीछे पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज छोड़ता गया, जिसके वजह से एक पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड EP वेक्टर जनरेट हुआ। अब EP वेक्टर मेरा पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EP वेक्टर मेरा इस तरफ, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या आ गया, दोनों का वेक्टर सम, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, यानी E नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 0। E नेट वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया मेरा 0 आ गया, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर will be 0, net electric field when it is placed in an external electric field। जब भी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। क्यों 0 आता है कि सर एक पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, कब जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, जिसके वजह से एक पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। मैग्नीट्यूड मेरा सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। अब दो वेक्टर मेरा इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेंगे, तो दोनों वेक्टर मेरा कैंसिल हो जाएगा, जिसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड द कंडक्टर मेरा क्या रहेगा कि सर 0 रहेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी अगर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, सपोज ये मेरा एक चार्ज कंडक्टर है, सपोज स्फीयर पकड़ लेते हैं, ठीक है, चार्ज कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है,
जस्ट आउटसाइड चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, चलो तो इसके वजह से हम छोटा सा एक डायग्राम देखते हैं। सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज एक रखा गया है यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया, मैं और भी बड़ा करके दे देता हूँ, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज के लिए सपोज हम मान के चलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, अगर हम सही कॉन्सेप्ट से अगर मानते तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे रहता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे मान रहे हैं। देखते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा रहता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा रहता है तो क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। तो मान के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इस तरफ से रहता है मेरा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। अगर इस तरफ से मेरा यूनिट वेक्टर यानी एरिया वेक्टर का अगर डायरेक्शन रहता है तो क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। तो इस तरफ से देखो मेरा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, ओके भाई चलो ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, यानी ये एंगल हो गया मेरा बेस कंपोनेंट ई कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया मेरा बेस कंपोनेंट ई कॉस थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट और इस यूनिट वेक्टर का बीच का एंगल मेरा 90 डिग्री है। यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस कंपोनेंट का बीच का एंगल मेरा 90 डिग्री है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरा, जीरो ही हो जाएगा, यानी cos 90 डिग्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पे थीटा किसके किसके बीच में, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट ई टी, जो कि हमने पिछले लेक्चर पे हमने देखा था, ई टी इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the unit vector angle between tangential component of electric field and the unit vector will be 90 degree, so that the electric field at tangential component will be zero। देखते क्या होता है। Suppose the electric field is acting at an angle other than 90 degree, अगर 90 डिग्री के सिवा कोई भी एक एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर, ये other than 90 डिग्री है, यानी लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री भी हो सकता है, मान के चलते हैं। देन there will be component of e cos theta along the tangent at the point, यही तो है मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट जो पिछले लेक्चर पे हमने देखा था। at the point surface will be tend to accelerate the charge in the surface leading to the surface current, ठीक है, ये हम अगले नेक्स्ट चैप्टर पे हम करेंगे सरफेस करंट क्या है। बट देयर इज नो सरफेस करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसके वजह से यानी कि सिंपल कंसेप्ट है, यानी ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the unit vector, the angle between tangential component of electric field and the unit vector will be pi by 2, so that cos theta is equal to 90 degree and cos theta is equal to cos 90 degree is equal to 0, so that electric field मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर other than 90 डिग्री रहा तो, ठीक है। और ये मेरा कभी भी, ये देखो लिखा गया क्या, नॉट पॉसिबल, ये मेरा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है, कोई भी ऐसा वैसा एंगल पे नहीं रहता है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट उतारो। उतार लिया। ये ई कॉस थीटा मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इसको हम ई टी से डिनोट करते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट ई टी इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये हम जानते हैं, इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नेक्स्ट, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो, टोटल चार्ज जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनसाइड ऑफ सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, एट द इनसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल मेरा क्या आ गया था, जीरो आ गया था। तो नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। छोटा सा डायग्राम देखते हैं। सपोज ये मेरा कंडक्टर है, क्यों जीरो होता है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो कैसे आता है। सपोज ये मेरा कंडक्टर है, यहाँ पे मेरे माइनस नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कहा था कंडक्टर में जो चार्जेस है वो अपने आप ही रीअरेंज हो जाता है, अपने आप ही रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, माइनस और प्लस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर टेम्पोरली सेपरेटेड, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ठीक है। यानी क्यू ई फ्लक्स कितना रहेगा, फ्लक्स मेरा क्या रहेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा लॉ है भैया,
भैया ये तो मेरा गॉसेस लॉ है, ये मेरा गॉसेस भैया के लॉ है, गॉस भैया के लॉ है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज द 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यही तो है मेरा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, this is the electric flux. Phi is equals to net electric flux. Net electric flux phi is equals to surface integral of electric field over any closed surface. Since E is equals to 0, inside the conductor electric field अगर 0 रहा तो चार्ज भी मेरा क्या रहेगा सर? चार्ज भी मेरा 0 ही रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे क्या रह जाते हैं? 0 रहता है। क्यों 0 रहता है? पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे इस तरफ, ठीक है, जिसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या आ गया था? 0 आ गया था। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 आ गया तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस भी क्या आ जाएगा? मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है देखते हैं। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चार्ज कहां पे रहते हैं? सरफेस ऑफ द कंडक्टर रहते हैं। कैसे? सपोज ये कोई कंडक्टर है जो कि हमने हैंग कर दिया है, झुला दिया है किसी सपोर्ट से, ठीक है, और यहाँ पे मेरे कुछ चार्जेस है, यहाँ पे मेरे प्लस क्यू कुछ चार्जेस है। तो अगर कंडक्टर इन चार्जेस के बीच में लाए या चार्ज अगर कंडक्टर के पास आए तो चार्ज ना तो अंदर रहेगा ना तो बाहर रहेगा। कहाँ रहेगा? ये देखो, सरफेस में एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ। चार्ज ना तो बाहर रहेगा ना तो अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा? ये देखो, चार्ज हमेशा सरफेस में एक्यूमुलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन दी, कहाँ पर? सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, सपोज ए कंडक्टर इज गिवन सम एक्सेस चार्ज क्यू। अगर एक्सेस चार्ज यही बोला गया है, यही बोला गया कि ये जो पार्ट जो अभी डायग्राम पे यही बोला गया। सपोज ए कंडक्टर इज गिवन सम एक्सेस चार्ज क्यू, कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। ये देखो, सपोज अगर ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को? ठीक है, अगर सेंटर पे अगर चार्ज मेरा 0 है तो ये मेरा एक गॉसियन सरफेस है। हम इमेजिन कर सकते हैं ये मेरा एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये मेरा एक गॉसियन सरफेस है इनसाइड द कंडक्टर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, थोड़ी देर पहले हमने देखा इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो चार्ज भी इनसाइड द कंडक्टर क्या रहता है? मेरा 0 रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर एंटायर कंडक्टर। क्योंकि क्यों कांस्टेंट रहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द कंडक्टर। क्यों के रहेगा? क्योंकि ये मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ये मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्यू कांस्टेंट, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट टर्म क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 0, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है यानी डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विल बी 0, सो पोटेंशियल इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट। समझ में आया ना? डेरिवेटिव ऑफ potential is 0, so potential itself is a constant. That is why electric potential is constant for entire conductor। यानी पूरा का पूरा कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। तो अगर e 0 है तो डेरिवेटिव ऑफ, ये देखो अभी जो मैंने लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ v इज इक्वल टू 0, तो v इटसेल्फ मेरा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अपने स्क्रीन को पॉज करो, ये उतार लो फटाफट। उतार लिया? चलो नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूल। हाँ, एक मजेदार टॉपिक है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल सिंपल में बता देता हूँ। पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मेरे सेपरेट रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहेंगे। हम मान के चल सकते हैं एक डाइपोल है, जिसका प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में एक गैप रहेगा। ठीक है, इसी को हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। कुछ मॉलिक्यूल के एग्जांपल है HCl। ठीक है, HCl, और कुछ है क्लोरीन है, हम ऑक्सीजन, यहाँ पे हम
सपोज कुछ और मॉलिक्यूल, सपोज H2O, कुछ ऐसा कुछ बोल सकते, देखेंगे हम अभी। तो पोलर मॉलिक्यूल, सिंपल डेफिनेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल क्या है, जहाँ पे चार्जेस में सेपरेट रहेगा, गैप रहेगा। ठीक है, देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल क्या है। ए मॉलिक्यूल इन व्हिच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी अगर प्लस और माइनस चार्ज का सेंटर है, मतलब वही है कि दोनों चार्जेस के बीच में क्या रहेंगे, मेरा गैप रहेंगे, कोइंसाइड नहीं करेंगे, एक साथ आके मिलेंगे नहीं। ठीक है, सपोज ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है H2O। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल मेरा 105 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन तो मेरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और हाइड्रोजन मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट रहेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आया? तो पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप। पोलर मॉलिक्यूल का कोई सिमेट्रिकल, पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप, कोई सिमेट्रिकल शेप नहीं है, यानी परफेक्ट कोई सिमेट्रिकल शेप नहीं है। क्या क्या एग्जांपल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने की वजह से। सपोज ये नॉर्मल पोलर मॉलिक्यूल्स है जो कि रैंडमली अरेंज रहते हैं, इन्हें जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है, तो द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली अरेंज देमसेल्फ। ठीक है, रैंडमली अरेंज देमसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0, यानी देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलराइजेशन तब हमारा ये जो पी वेक्टर, पी मतलब डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी मेरा क्या रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो डाइपोल मोमेंट भी पोलराइजिंग फैक्टर जो डाइपोल मोमेंट है हमारा, वो क्या रहेगा, मेरा 0 रहेगा। अब जब भी हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द परमानेंट डाइपोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल ओरिएंट इन द रैंडम डायरेक्शन एंड हेंस द नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। यानी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने आप में रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, जिसके वजह से डाइपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट, अगर मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेके माइनस से प्लस, ये रहेगा डाइपोल मोमेंट। इस अगर मैं इसका नाम दे दूँ, सपोज ये मॉलिक्यूल 1, ये मॉलिक्यूल 2, ये 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। तो 1 और 2 के बीच में 1 इस तरफ, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, 2 का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ, 3 का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ, 4 का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ, 5 का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ। ठीक है, 6 का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ, 7 का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव मेरा इस तरफ, एंड 8 का डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव मेरा इस तरफ। तो देयर आर कैंसिलेशन ऑफ, सपोज ये देयर इज अ कैंसिलेशन ऑफ, अगर मैं इन सबको अगर वेक्टोरियली अगर मैं अरेंज करूं, तो सारे के सारे नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, अगर वेक्टोरियली में अगर ऐड करूं तो नेट डाइपोल मोमेंट मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दूं, इफ वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से फटाफट अपने आप में अरेंज हो जाएंगे। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ से अप्लाई किया फटाफट अरेंज हो गया, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अप्लाई किया ये देखो अरेंज, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये देखो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो रैंडमली नहीं, एक सिमिलर पैटर्न में अरेंज हो गया। देखो प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ माइनस, देखो अरेंज हो गया। ये माइनस, ये प्लस के साथ माइनस, ये देखो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, देखो अरेंज हो गए। कैसे अरेंज हुए,
जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, अरेंज हो गए, ठीक है। डायपोल मोमेंट रहेगा इस तरफ। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द डायपोल्स ओरिएंट देमसेल्फ, डायपोल्स जो है वो ओरिएंट हो जाएंगे इन अ रेगुलर फैशन एंड हेंस डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस, जहां पे एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। द कंप्लीट अलाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, क्योंकि थर्मल एजिटेशन मतलब मॉलिक्यूल्स में हीट जनरेशन, हीट इज ए फैक्टर रहता है, कभी कभी मॉलिक्यूल्स हीट फैक्टर रहता है, और थर्मल एजिटेशन की वजह से, हीट फैक्टर की वजह से डायपोल मोमेंट जो है वो कभी कभी फुल्ली अरेंज, फुल्ली एकदम स्ट्रेट लाइन पे अरेंज कभी भी नहीं रहता है। ये देखो थोड़ा सा वेव में थोड़ा सा अरेंज हो जाता है। तो जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द परमानेंट डायपोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल ओरिएंट इन रैंडम डायरेक्शन। जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मान के चलो कि जब तक सर नहीं आए क्लास पे, जब तक सर नहीं आए क्लास पे, तब जो स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप इधर उधर घूम गए, लेकिन जब भी सर आ गए क्लास पे तब स्टूडेंट्स आर अरेंज हो गए, कान खड़े हुए उनके सब अरेंज हो गए। यही है पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ में आया? अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। उतार लिया? तो ठीक है। अगले लेक्चर पे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल और कंडक्टर्स के और कुछ हम देखेंगे और कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।